नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज 7 मार्च है। 7 मार्च के इतिहास के बारे में जानेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिनका जन्म आज हुआ, उनका जो क्या 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 योगदान रहा हमारे सोसाइटी में, तो उसका एक ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। तो आज जो है भारत के एक बहुत महान और कह सकते हैं भारत के पहले एक सुपर स्टार गुरु जिनको कि परमहंस योगानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है आज भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत का नाम आप सुने होंगे। भारत के जो है गृह मंत्री के तौर पे काम किए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो कि टेलीफोन का आविष्कार करके दुनिया में एक क्रांति लाए, इनके बारे में जानेंगे। और लास्ट में जो है भारत के एक प्रसिद्ध लेखक, कवि और शैलीकार कह सकते हैं, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, इनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहले परमहंस योगानंद जी महाराज के बारे में देखिए। इनका जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कब? तो 5 जनवरी 1893, यानी जब इनका जन्म हुआ होगा तो सोचिए उस समय उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि यूपी ही था, लेकिन इसको यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और इनका जो बचपन का नाम था मुकुंद लाल घोष था। परमहंस योगानंद, इनको तब नाम ये सेल्फ एक्वायर किए लिया गया जब इन्होंने, इनके जो गुरु थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, इनके अधीन में रह के, इनके अंडर में रह करके शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद जब ये संन्यास ग्रहण कर लिए तो संन्यास ग्रहण करने के बाद ये नाम इन्होंने धारण किया परमहंस योगानंद। ये जो है परंपरा होता है, जैसे अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में भी जानते हैं आप लोग। उनका नाम जो है अजय सिंह बिष्ट है, लेकिन जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो उनका नाम योगी आदित्यनाथ रखा। तो उसी तरह से इनका भी है। इनका जन्म 1893 में हुआ था। याद कीजिए 1893 में ही पहला कोई व्यक्ति जिसने भारत के परंपरा को, भारत के सभ्यता को, भारत का स्पिरिचुअल यानी भारतीय अध्यात्म को भारत से लेकर के और वेस्ट अमेरिका में जाकर के प्रस्तुत किया, वो थे स्वामी विवेकानंद। ये 1893 में ही जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो वहीं गए थे। उसी साल जन्म हुआ था परमहंस योगानंद का। और एक समय जब आता है तो स्वामी विवेकानंद के बाद कह सकते हैं कि दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति जो जा करके भारत के पहचान को, भारत के योग को, भारत के अध्यात्म को यहाँ से ले जा करके अमेरिका में ही नहीं बल्कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ स्थापित करते हैं। और ऐसे वैसे स्थापित नहीं करते हैं, सक्सेसफुली स्थापित करते हैं। वहाँ एक इन्फ्लुएंसर के रूप में ये काम करते हैं। बहुत लंबे समय तक जो है परमहंस योगानंद वहाँ रहते हैं। 20वीं सदी के जो है सबसे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जो संस्था है उस संस्था का नाम था, जो भारत में भी और वेस्टर्न कंट्रीज में जो संस्था थी, तो भारत वाले संस्था को योगदा शास्त्र सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। और जो यूएसए या जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज थे वहाँ एसआरएफ, इसको सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है 1925 में जो ये भारत छोड़ करके अमेरिका चले गए थे। और जो इनका कर्म भूमि था यानी अमेरिका में जहां इन्होंने अपना मठ बनाया वो जगह था एलए यानी लॉस एंजिल्स। और अपनी उम्र का 32 साल इन्होंने अमेरिका में ही बिताया। अमेरिका में कहा जाता है इनका बहुत प्रभाव था। उस समय ये जो है इनका जो काम क्या था, क्या वहाँ कर रहे थे, तो टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ योगा टू द बेस्ट। यानी भारत में तो योग आज से नहीं, पतंजलि का जो योग सूत्र लिखा हुआ है तब से ही है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जब मुस्लिम आक्रांता भारत आए तो उस समय सारे जितने भी पहले के शास्त्र थे उनको दबा दिया गया। फिर उसको जब भारत में पुनर्जागरण का काल आता है तो उस समय फिर से उसको उभारा जाता है। और उसी क्रम में जो है ये अमेरिका जा करके भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो दर्शन है, उसको वहाँ जा करके प्रस्तुत करते हैं।
और इस तरह से इन्होंने जो है पश्चिमी और पूर्वी यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न रिलीजन का जो धर्म है उसको यूनाइट करने का एक काम किया। इन्होंने वेस्टर्न जो पश्चिमी सभ्यता का मटेरियलिज्म थ्योरी है, जो भौतिकवाद पे वो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनमें जा कर के इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्मवाद का बीज बोया। जो ये जो है 1952 तक जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई, कहा जाता है SRF जो संस्था थी यानी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, इसका 100 से भी ज़्यादा सेंटर भारत और US में पूरे कुल मिलाकर के था। और इसका मतलब है कि एक बड़े तबके पे इसका जो असर था। आप बाद में जाकर के सुने होइएगा कि इनके बाद 1960s और 1970s के दशक में एक और उसी तरह के अध्यात्म गुरु हुए थे, रजनीश, जिनका नाम गुरु रजनीश था, या उनको ओशो के नाम से वो ज़्यादा फेमस हैं। उन्होंने भी जाकर के अमेरिका में अपना जो है सेंटर स्थापित किया था, और वो तो इनसे भी एक कदम आगे थे। वो बहुत बड़े क्रांतिकारी विचार थे उनके। उन्होंने अमेरिका में एक रजनीशपुरम करके अपना एक गांव टाइप का ही बसा लिया था। वहाँ पे सारा एक अलग धर्म का ही वो स्थापना करना चाहते थे। बाद में हालांकि ओशो और वहाँ के राष्ट्रपति जो थे उनके बीच थोड़ा तकरार हो गया, उनको वहाँ जेल जाना पड़ा। तो इस तरह से भारत में ये जो है परंपरा रही है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से जा कर के, जैसे योगानंद देखें, ओशो देखें, अभी वर्तमान में ईसा योग फाउंडेशन जो है उसके जो संस्थापक और कह लीजिए या फिर गुरु कह लीजिए जग्गी वासुदेव हैं, उनका भी जो है अमेरिका में बहुत सारा संस्था है ईसा योग फाउंडेशन के नाम पे। तो उसी क्रम में ये है। इनका जो प्रिंसिपल था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार, काफ़ी प्रचलित था अमेरिका में। इनको फादर ऑफ योगा इन वेस्ट यानी पश्चिम में योग के पिता के रूप में जाने जाते हैं। उसके अलावा इनको जो है 20वीं शताब्दी के 20th सेंचुरी के पहले सुपरस्टार गुरु के नाम से भी इनको जाना जाता है। इतना इनका फैन फॉलोइंग और इतना इनका क्रेज था। पहले इंडियन थे, पहले भारतीय कोई व्यक्ति थे जिनको कि व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया था 1927 में। तत्कालीन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे केल्विन कॉल्स के द्वारा इनको बुलाया गया था। इनका जो सबसे फेमस कृति है, सबसे फेमस जो बुक है, वो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी। ये पब्लिश हुआ था 1946 में, और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि ये आज भी उतना ही बिकता है जितना उस समय बिकता था। और 20th सेंचुरी में, जबकि सोचिए उस समय ना तो अमेजन था, ना तो फ्लिपकार्ट था, ना तो उतना पढ़ने का साधन था, ना तो उतना पढ़ने वाले लोग थे, तब भी जो है वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट बुक सेलिंग में इसका जो है नाम आया था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी। इसका क्रेज इस तरह था कि जो है आपको पता है एप्पल जो कंपनी है उसकी CEO स्टीव जॉब्स थे, इसके 500 प्रति स्पेशल मंगवा लिए थे। और खास करके इसलिए कि जो भी गेस्ट उनको मिलने आते थे तो उनको ये स्टीव जॉब्स यही बुक भेंट के रूप में प्रस्तुत करते थे। इस बुक का इतना क्रेज था। इनकी जो मृत्यु हुई उससे संबंधित एक जो है अभूतपूर्व घटना से संबंधित है। एक्चुअली 7 मार्च 1952 को अमेरिका में जो भारत के राजदूत थे उनके द्वारा एक भोज जो है आयोजित किया गया था, और उसी भोज में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। और कहा जाता है कि जब ये खाना वगैरह हो गया और उसके बाद जब बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे या अपना विचार प्रकट कर रहे थे, तो उसी दौरान जब पूरा खत्म हो गया इनका भाषण, तो लास्ट में बोलते बोलते ही कहा जाता है ये जो है समाधि में लीन हो गए, और वहीं पे कहा जाता है कि इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और इससे भी अद्भुत जो नज़ारा था इनका पोस्ट डेथ वाला सिनेरियो था। कहा जाता है इनका जो शरीर
मृत शरीर था उनको इसको प्रिजर्व करने के लिए रखा गया, लेकिन 3 सप्ताह तक इसको पहले ऐसे ही रखा गया। लेकिन सभी लोग इससे बड़े अचंभित थे कि 3 सप्ताह के बाद भी इनके शरीर में किसी तरह का भी फिजिकल डिटेरियोरेशन, यानी ये जो जैसे कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर धीरे धीरे सड़ना गलना शुरू हो जाता है, लेकिन इनका शरीर में 3 सप्ताह तक किसी तरह का ऐसा लक्षण देखने को नहीं मिला। जो चेहरा का जो लालिमा थी, चेहरा में जो चमक था, उस पे भी किसी तरह का बदलाव नहीं आया। ये देख करके जो वहाँ के मॉर्चरी जहाँ पे रखा जाता है मृतक के शरीर को, उसका जो देख रेख करने वाला था उसका नाम है हैरी टी रो। उसने एक लेटर लिखा, जो है नोटराइज्ड लेटर उसके द्वारा एक लिखा गया, और उसमें कहा कि द अब्सेंस ऑफ एनी विजुअल साइन ऑफ डिके ऑफर्स द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस इन आवर एक्सपीरियंस। यानी मैं अपने जीवन में इस तरह का पहला देख रहा हूँ कि इतने समय के बाद, मरने के इतने समय के बाद भी शरीर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। द स्टेट ऑफ परफेक्ट कहा जाता है, मरने के बाद इनके शरीर को जो है नेचुरली ये इम्यूनिटाइज हो गया था। यानी ये जो है शरीर को किसी तरह का, जैसे पहले मम्मी वगैरह बना करके शरीर को कुछ दिन के लिए प्रिजर्व करते थे, या फिर कुछ दिन नहीं, मम्मी तो बहुत दिन के लिए रहता था, ऐसे भी अभी भी बहुत सारे केमिकल लगा करके उसको कुछ दिन तत्काल के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है, लेकिन इनका बॉडी जो है नेचुरली जो है इम्यूनाइज हो गया था। इसी को कहा जाता है फेनोमेनल स्टेट ऑफ इम्यूनिबिलिटी में इनका बॉडी चला गया था। किसी तरह का जो है क्षय नहीं हुआ था, किसी तरह का उससे दुर्गंध नहीं आ रहा था। एक अमेरिका के एक बहुत बड़े फेमस ऑथर थे जिनका नाम है फिलिप गोल्डबर्ग। उनके द्वारा एक इनके मरने पे कहा गया कि द बेस्ट नोन एंड मोस्ट बिलवेड ऑफ ऑल इंडियन स्पिरिचुअल लीडर्स हु हैव कम टू द वेस्ट through the strength of his character and his skillful transmission of perennial wisdom, he showed the way for millions to transcend barriers to the liberation of the soul। सोच सकते हैं ये कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा था, तत्कालीन अमेरिका के बहुत बड़े लेखक थे, उनके द्वारा ये कहा गया। तो सोच सकते हैं कि कितने बड़े आध्यात्मिक गुरु ये थे। आइए जानते हैं कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के बारे में, जिनको शॉर्ट में जीबीपी, गोविंद बल्लभ जीबी पंत के नाम से भी इनको जानते हैं। इनका आदि के दिन 7 मार्च 1961 को निधन हो गया था। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस कहिए और वर्तमान का उत्तराखंड का जो इलाका है वहीं पे हुआ था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जो भी उस समय एक शिक्षित घर से आता था और जिसके पास थोड़ा पैसा होता था वो लॉ की पढ़ाई करते थे। उसी क्रम में इन्होंने भी कानपुर में रह करके लॉ की पढ़ाई की, और पढ़ाई के दौरान ही जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में जो है कूद पड़े। गांधी जी, नेहरू जी के साथ इनका खासा लगाव था। इनका जो पहला टेक ऑन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, वो ये था कि एक कूली बेगार नाम का एक जो है गलत प्रथा कह सकते हैं इसको, चल रहा था। इसका मतलब, कूली बेगार का मतलब ये था कि कूली तो समझ रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, सामान रेलवे स्टेशन से बाहर लाने ले जाने के लिए। तो इस तरह का एक बना दिया गया था कि अगर कोई अंग्रेज आता है और वो सामान ढुलवाता है कूली से, तो वो पैसा नहीं देगा। सबसे पहले बार जीबी पंत इसी का विरोध किए थे, और ये घटना कब की है, 1914 के, और सक्सेसफुली इस प्रथा को जो इन्होंने खत्म किया था। 1921 में जो है ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यूनाइटेड प्रोविंस, यानी अभी का वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है, उसमें आगरा और अवध से जो है ये चुन करके गए और लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट किए। एज ए लॉयर ये काफ़ी पावरफुल थे। आपको पता होगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी, ये तीनों को काकोरी ट्रेन कांड डकैती जो हुआ था 1925 में, और इनको
1926 में फांसी दे दिया गया था, तो इनके केस को रिप्रेजेंट किए थे जीबी पंत कोर्ट में कांग्रेस के कहने पे। ये जो है 1937 से लेकर के 1939 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पे काम किए। जैसा कि आपको पता होगा कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत चुनाव हुआ था 36-37 में। उसी 36-37 में आम चुनाव के दौरान, हालांकि उसको आम चुनाव भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जो वोटिंग पावर था, बहुत कम लोगों को वोटिंग पावर दिया जाता था। जिनके पास संपत्ति है, जो पढ़े लिखे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को वोटिंग पावर दिया जाता था। तो उस समय कांग्रेस वहाँ सत्ता में आई थी, और उसी के कारण ये जो है जीबी पंत वहाँ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में 37 से 39 तक रहे। अब ये 2 साल ही क्यों रहे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको पता है 1939 में ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसमें इंग्लैंड भी शामिल हो गया था, और इंग्लैंड बिना भारत में कांग्रेस से संपर्क किए हुए भारत को भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। इसी बात को लेकर के कांग्रेस जो है रूठ गई, और जो है अपना जितने भी प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार थे, कांग्रेस ने उससे त्यागपत्र दिया। जिस दिन को त्यागपत्र दिया, उसी दिन को जो है ये जो अपोजिशन एक पार्टी थी अपोजिशन की, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। हालांकि इसके बाद जब 1946 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये जीबी पंत ही काम किए थे, अनटिल और अनलेस ये अपॉइंट किए गए 1955 में भारत के गृह मंत्री के रूप में। आपको पता है 1950 तक जो है 1950 तक भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे, पटेल जी थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद एक काटजू करके कोई आते हैं, वो गृह मंत्री रहे, और उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत को एज ए गृह मंत्री काम करने का मौका मिला, और ये 6 साल तक गृह मंत्री के रूप में काम किए। गृह मंत्री के रूप में काम करते हुए इनके द्वारा जो प्रमुख काम किया गया, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित किया गया। आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन भारत में जो किया गया, वो एक कमेटी थी जिसका नाम था फजल अली कमेटी। फजल अली के कमेटी के रिकमेंडेशन को पूर्णतः तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी उसको मान लिया गया, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया गया। और इस तरह से भारत में जो है लिंग्विस्टिक बेसिस के, यानी भाषा के आधार पे राज्य गठित करने का एक तरह से कहिए हरी झंडी मिल गया। इसके अलावे एज ए होम मिनिस्टर, एज ए गृह मंत्री, इन्हीं के शासनकाल में आपको पता है हिंदू जो सक्सेशन एक्ट हो, या फिर हिंदू जो सिविल लॉ है 1955 भी इन्हीं के काल में पारित किया गया। इनके शासन काल के दौरान ही, यानी इनके रहते हुए ही 1957 में इनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अभी वर्तमान में बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय जो है जीबी पंत के नाम पे स्थित है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये है आज ही के दिन 1876 में, यानी 7 मार्च 1876 को इनके द्वारा जो टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। यहाँ पे इसका मॉडल देख सकते हैं। इस टेलीफोन के आविष्कार को आज ही के दिन पेटेंट ग्रांट कर दिया। पेटेंट ग्रांट करने का मतलब होता है कि इसको अब सरकारी अनुमति मिल गई है, मार्केट में ले जा करके आप इसको बेच सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति आपके इस मॉडल को कॉपी नहीं कर सकता है। वही होता है पेटेंट, उसी का नाम होता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे, इनका जन्म 3 मार्च 1847 को हुआ था, और मृत्यु 2 अगस्त 1922 को इनका मृत्यु हुआ था। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। हालांकि बाद में स्कॉटलैंड से प्रवास कर गए और अमेरिका में जाकर के सेटल हो गए थे। इनके पिताजी और इनके जो ग्रैंडफादर थे, यानी इनका एक जो है पहले से ही
बिजनेस चला रहा था। ये इलोक्यूशन के सेक्टर में काम करते थे, स्पीच के सेक्टर में, भाषण देने के सेक्टर में, मतलब उस तरह का इनका इंस्टीट्यूट जो है चलता था, या फिर किसी कॉलेज से एसोसिएट होते थे जहां इस तरह की स्किल को डेवलप कराया जाता था। फ्लू एलोक्यूशन का मतलब होता है हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। इनकी जो माता जी थी और इनकी पत्नी दोनों जो है डीफ थी यानी बहरी थी, जिसके कारण इन सबों का इनके जो जितने भी इन्होंने आविष्कार किया उस पे इन सबों का काफ़ी गहरा प्रभाव रहा। और इन्हीं सब के क्रम में इनके द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया। ये जो है इन्हीं के द्वारा जो है बेल हैपन टू इन्वेंट अ मेटल डिटेक्टिंग डिवाइस टू फाइंड बुलेट इन द गन शूट विक्टिम। एक बार क्या हुआ था कि जब ये अमेरिका में स्कॉटलैंड से चले गए थे तो एक अप्रत्याशित रूप से उस समय की पहली इस तरह की घटना थी कि गोलीबारी हुई थी, और उसमें एक व्यक्ति के अंदर जो है बुलेट लगा था, लेकिन बुलेट कहाँ था वो डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था। उससे ये जो है प्रभावित होकर और उससे इनको क्यूरियोसिटी जागी कि क्यों नहीं ऐसा कुछ जो है एक डेवलप किया जाए जिससे गोली कहाँ है उसको डिटेक्ट किया जा सके, और उसी क्रम में इन्होंने जो है उसको डिटेक्ट किया था। नेक्स्ट जो है आज का जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय के बारे में, जिनको सिंपली अगेय के रूप में भी जाना जाता है। अगेय जो है इनका उपनाम है। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश 1911 में 7 मार्च 1911 उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद भारत में अगर हिंदी के उद्भव में, हिंदी के विकास के योगदान में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद जो है सबसे दूसरा बड़ा योगदान इनको माना जाता है। ये कवि थे, कथा साहित्य लिखते थे, ललित निबंध थे, कथाकार थे, संपादक थे, और उसके अलावे इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया बहुत सारे कॉलेजों में। ये जो है बीएससी करने के बाद ये जो है अंग्रेज उस समय जैसा कि आपको पता देख सकते हैं इनका जो पीरियड है 1911, और 1911 का टाइम का मतलब है 1911 में भारत में क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हो गया था। और तब जो उसके बाद इन्होंने कॉलेज शुरू किया, कॉलेज जब पढ़ना शुरू किया तो उसी समय जो है क्रांतिकारी आंदोलन से 1924-25 में तो आपको पता ही है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन सब की गतिविधि बढ़ गई थी। जो 1920 में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था असहयोग आंदोलन, 22 में वापस लिए, उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गई। उसी क्रम में ये भी जो है क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ गए, और एक बार जो है बम बनाते हुए इनको पकड़ लिया गया था, और उसी क्रम में इनको जो है 1936 से 36 के बीच जो है इनको जेल में डाल दिया गया, और जेल में इनको रहना पड़ा। उसके बाद 1943 से 46 तक ये जो है ब्रिटिश सेना में भी काम किए। इसके अलावा ये जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर के भारत में जोधपुर विश्वविद्यालय में रह करके इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया। ये जो है प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले महत्वपूर्ण कवियों के जो श्रृंखला है उसमें इनका जो है अभूतपूर्व योगदान माना जाता है। 1964 में इनकी एक कृति जिसका नाम था आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार पर, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार का स्थापना 1954 में हुआ था। और 1978 में इनकी एक बहुत ही फेमस कृति, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कितनी नावों में कितनी बार, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा आज जो है भारत के राजनीतिज्ञ जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, गुलाम नबी आज़ाद, उनका जो है जन्म 1949 में हुआ था। इसके अलावा क्रिकेट के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में जाने जाने वाले वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स, उनका जन्म भी 1952 में आज ही के दिन हुआ था। उनके नाम कई जो है रिकॉर्ड आज भी जो है अमर है। इसके अलावा जो भारत के एक अभिनेता हैं अनुपम खेर, वर्सटाइल एक्टर के रूप में ये जाने जाते हैं। बहुत सारे इनके नाम की भी ख्याति है।
इनका जन्म 1955 में हुआ था। और जो है चार्ल्स मिलर, जिसने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था, इसकी सिलाई मशीन का जो मॉडल था इसको 1854 में आज ही के दिन पेटेंट करा लिया गया था, यानी उसका जो है अब ये कॉमर्शियल रूप से बिजनेस कर सकता था, ऐसा इसको अधिकार मिल गया। तो आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।